हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 13 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम, जमा, निवेश या फिर मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जमा। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ परिसंपत्ति यानी एसेट्स शब्द के बारे में अगर हम जानते हैं तो इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, एसेट वह रिसोर्स वैल्यू होती है जिस पर किसी व्यक्ति या संस्था की ओनरशिप होती है और उस संसाधन को बाद में कैश में बदला जा सकता है। संपत्ति उस संस्था का राजस्व भी हो सकती है और लाभ भी। इसलिए बैंक अपने फंड्स को एसेट्स में लगा देते हैं जिससे लाभ कमाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति या बैंक कुछ निवेश करता है तो उतने हिस्से पर उसका अधिकार होता है और निवेश से हुआ फायदा भी उस बैंक का ही होता है जो कि उस बैंक की संपत्ति ही मानी जाएगी। एसेट लोन के रूप में भी हो सकती है, जैसे जब एक बैंक अपने पास मौजूद फंड को अपने ग्राहकों को लोन के तौर पर देता है तो कुछ समय बाद उसे ब्याज सहित अपनी मूल राशि वापस मिलती है। इस तरह लोन की वह मूल राशि और उस पर मिला ब्याज दोनों ही यानी कुल मिलाकर लाभ उस बैंक की संपत्ति माने जाएंगे। बता दें कि एडवांसेस को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी एक तरह का लोन है। बस फर्क इतना है कि इसमें जब भी उधार देने वाला व्यक्ति या बैंक मांग करता है तो उस ऋणी व्यक्ति को ऋण चुकाना होता है। इस तरह अग्रिम, निवेश और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस तीनों ही बैंक की संपत्ति माने जाएंगे, लेकिन जमा यानी डिपॉजिट को इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वह संपत्ति नहीं बल्कि बैंक की लायबिलिटी यानी देयता होती है। क्योंकि जब भी कोई ग्राहक बैंक में अपना धन जमा करता है तो बैंक को ब्याज सहित उस मूल धन को वापस करना होता है। इसलिए जमा चाहे वह सावधि जमा हो, मांग जमा, दोनों ही बैंक की देयता होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस या किन कारक या फिर कारकों का योगदान है? पहला, भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। दूसरा, सरकारी व्यय के बढ़ने का। तीसरा, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 या फिर D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए अगर हम कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर्ड हैं तो इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ मुद्रा संकट यानी करेंसी क्राइसिस के बारे में जान लेते हैं। दरअसल जब किसी देश की मुद्रा के मूल्य में एकदम से शार्प डिक्लाइन आता है, उसका सीधा असर उस देश की एक्सचेंज रेट पर पड़ता है, तो उसे मुद्रा संकट कहते हैं। इसका असर वैसा ही होता है जैसे कि मुद्रा अवमूल्यन, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि मुद्रा अवमूल्यन कोई देश
एक योजना के तहत करता है, जबकि मुद्रा संकट कुछ आर्थिक कारणों से अपने आप आ जाता है। चूंकि मुद्रा संकट का संबंध विनिमय दर से है, इसलिए आपको कंट्रोल में लाने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे आरबीआई को एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने होते हैं। भारत के आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है तो मुद्रा संकट नियंत्रण में आ सकता है। इस तरह का रोल रेमिटेंसिस का भी रहता है, लेकिन सरकारी व्यय के बढ़ने का संबंध एक्सचेंज रेट या मुद्रा संकट से नहीं है, इसलिए वह गलत हो जाएगा और उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ए, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट, या फिर सहभागिता पत्र यानी पार्टिसिपेटरी नोट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सहभागिता पत्र। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह एक डेफिनेशन बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हम बारी बारी से सभी विकल्पों की परिभाषा देख लेते हैं। पहली, जमा प्रमाण पत्र। दोस्तों, यह एक तरह के बचत प्रमाण पत्र होते हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट रेट दोनों फिक्स्ड होते हैं। इन्हें कोई बैंक या वित्तीय संस्था जारी कर सकता है। एक विशेष अवधि के लिए बैंक में जमा फंड्स के बदले में इन्हें एक प्रॉमिसरी नोट के तौर पर जारी किया जाता है। दूसरा, वाणिज्यिक पत्र। ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें प्रॉमिसरी नोट के तौर पर जारी किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन इनका मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेकर 1 साल तक का हो सकता है। तीसरा, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें किसी धनराशि के लिए दो पार्टीज के बीच लिखित वायदे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह वायदा मांग पर भी किया जा सकता है और आगे के किसी दिनांक के लिए भी। चौथा, पार्टिसिपेटरी नोट्स। पी नोट्स एक तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है। पी नोट्स विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें रजिस्टर्ड भी ना होना पड़े और वे भारत के स्टॉक का हिस्सा भी बने रहें। इसलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर डी यानी पी नोट्स होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल में ध्यान देने वाली एक बात यह है कि पहले कथन में से शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरे और तीसरे कथन में शब्द का। यानी हमें पहले कथन के मुताबिक यह चेक करना है कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना से और उसके बाद बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया, यानी इस पंचवर्षीय योजना के बाद भी प्रतिस्थापन पर फोकस किया गया था या नहीं, यह भी हमें देखना है। जबकि दूसरे और तीसरे कथन में उनके ही विशेष उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना से आयात को कम करने की स्ट्रेटजी बनाई और सरकार ने ऐसा पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर किया था। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा मकसद यही था कि भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना है और यहीं से भारत ने बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में काम करना शुरू किया। इसलिए पहला कथन सही है। फ्रेंड्स, इस सवाल का दूसरा कथन भी सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 के दौरान सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कि पूरे समाज के विकास के लिए
हमें केवल कृषि पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि उद्योगों पर भी ध्यान देना होगा। इस योजना के दौरान सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में समान विकास लाने के लिए संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को कम करना होगा। दोस्तों, आखिरी कथन गलत है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र को 5वीं नहीं बल्कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में योजना का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। और तीसरा, AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, भले ही यह फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसे आसानी से हल किया जा सकता है। हमने AIIB के बारे में कई बार खबरों में पढ़ा होगा कि यह एक बहुपक्षीय बैंक है जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं। भले इसके नाम में एशिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें एशिया महाद्वीप के बाहर से भी देश शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और फिजी द्वीप समूह आदि। इसके अलावा तीसरे कथन में अतिवादी शब्द कोई का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि कथन को अक्सर गलत ही कर देता है। दोस्तों, इस सवाल का दूसरा कथन ही गलत है, क्योंकि इस बैंक में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं है, बल्कि चीन इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत शेयरधारिता के मामले में दूसरे पायदान पर है। वहीं इसका पहला कथन सही है, क्योंकि इस बैंक में वर्तमान में 103 अप्रूव्ड मेंबर नेशंस हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।